मन के मते न चलिए और मन के मते अनेक, और जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। संत कबीर ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले ही कह दिया कि मन के हिसाब से अपने जीवन को स्थिर ना करें, क्योंकि ना तो मन स्थिर है और वह ना आपके जीवन को स्थिर रहने देगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी के इस विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मेरा नाम है विक्रमादित्य। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो आम तौर पर वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन विद्यार्थी के जीवन में इस विषय का विशेष ही महत्व है। आप सभी जानते हैं कि परीक्षाओं का दौर काफ़ी निकट है और इस दौरान हमारा जो मन है वो हमें स्थिर नहीं रहने देता। जब इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो मन कहता है कि भूगोल की तरफ देख लीजिए, और जब भूगोल पढ़ने बैठते हैं तो मन कहता है कि संविधान को देख लीजिए, और जब संविधान पढ़ने बैठते हैं तो मन कहता है कि मालिक मध्य प्रदेश की क्या गलती है, एमपी की तरफ देख लीजिए। तो ये जो मन है वो आपको कभी भी ठहराव नहीं लाने देता और ना ही आपको स्थिर रह करके तैयारी करने देता। तब ऐसी स्थिति में हम मन पर नियंत्रण कैसे करें, एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है। और अक्सर हम कभी अपने माता पिता से, कभी अपने बहन भाई से, कभी अपने अनुभवी मित्रों से और कभी अपने शिक्षकों से ये परेशानी साझा करते हैं, और समय रहते कई बार हमें लोग समझा भी दे देते हैं। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि हम दबाव के चलते अपनी इस परेशानी को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते। तब ऐसे में उत्कर्ष ने निर्णय लिया कि विद्यार्थी की जब परेशानी ये है ही, तो क्यों ना इस परेशानी का समाधान विद्यार्थी तक पहुंचा दिया जाए। तो मैं आपके सामने इसी परेशानी का समाधान लेकर आया हूं, और इसमें मैं जो भी इनपुट्स शामिल करूंगा वे व्यक्ति विशेष के इनपुट्स रहेंगे, मेरा कुछ व्यक्तिगत नहीं। जो कुछ महापुरुषों ने बताया है, जो कुछ विशेषज्ञों ने बताया है, जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, हम उन हर मैं अगर कहूं तो हम उस हर उपाय पर चर्चा करेंगे जो मन को शांत रखने के लिए हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम यह जानते हैं, क्योंकि आप सभी इस बात से परिचित भी हैं कि हमारे गौतम बुद्ध ने बताया है कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो निश्चित रूप से अगर आपका मन अशांत है तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यही चर्चा करूंगा कि विद्यार्थी जीवन में तनाव का मतलब स्ट्रेस, या मैं कहूं कि मन की अशांति के कारण क्या क्या होते हैं। अब जब मैं यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों को देखता हूँ, या मैं खुद अपने आप को विद्यार्थी रूप में जब देखता हूँ, तब मैं ये पाता हूँ कि निश्चित रूप से विद्यार्थी के जीवन में तनाव का सबसे अहम जो कारण है वो माना जाता है व्यक्तिगत। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने ऊपर विजय नहीं पा सकता वह अपने लक्ष्य पर विजय नहीं पा सकता। वैसे कहते हैं कि दुनिया को जीतने से पहले स्वयं अपने आप को जीतिए। निश्चित रूप से आपको भी यह मानना ही चाहिए कि विद्यार्थी जीवन में तनाव का सबसे पहला कारण है व्यक्तिगत। आप व्यक्तिगत खुद इतना तनाव ले जाते हैं कि आप अपने आप से अत्यधिक अपेक्षाएं करने लग जाते हैं। आपको लगने लगता है कि आप शायद इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें ये परिवार, ये समाज, ये विश्व कर रहा है। जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब पैदा नहीं भी हुए थे तब भी यह दुनिया का संचालन हो रहा था, और जब हम इस विश्व में नहीं भी रहेंगे तो भी ये दुनिया उससे भी बेहतर चलेगी जितना हमारे होने से भी चल रही है। तो एक अगर मैं कहूं कि तनाव का मूल कारण क्या है, तो तनाव का सबसे अहम कारण है व्यक्तिगत कारण। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि परिवार की अत्यधिक अपेक्षाएं भी तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। आप हमेशा प्रयास कीजिएगा कि अपने परिवार को विश्वास में लीजिए, अपने परिवार को विश्वास दिलाइए, अपने माता पिता को विश्वास दिलाइए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सच्चे दिल से कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके माता पिता हैं, आपकी इस परेशानी को समझेंगे। तो तनाव के अहम कारणों में सबसे पहला तनाव का कारण होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है पारिवारिक, और कई बार हम इस सोसाइटी से बहुत परेशान हो जाते हैं। समाज के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो हमें काफ़ी भ्रमित कर देती है, हमें भयभीत कर देती हैं, हमें डरा देती हैं। जब लोग आपसे पूछते हैं त्योहारों पर कि इस बार क्या हुआ, कब से तैयारी कर रहे हो, तो आपका मन और भी तेजी से अशांत हो जाता है, क्योंकि मन या चित्त की वृत्ति ही यही है
कि वह बार बार आपके अंतःकरण में भटकाव को जागृत कर देता है। तब तनाव के कारणों में आप व्यक्तिगत भी मान सकते हैं, पारिवारिक कारण भी मान सकते हैं और मान सकते हैं सामाजिक कारण। इसके अतिरिक्त मैं एक और कारण बताना चाह रहा हूं, उस कारण को आप निश्चित रूप से नोटिस कीजिएगा और मैं कहूंगा कि उस कारण पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपके जीवन में मन की अशांति का या मैं कहूं तनाव का कारण यह तो नहीं है। तनाव का एक और बड़ा कारण है, वह है अस्त व्यस्त जीवन शैली। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में कभी कोई एक फिक्स रूटीन नहीं हो पाया। आपको यही नहीं पता कि आपका जो शरीर है वो किस समय के अनुसार काम करे। ना तो आपकी पढ़ाई का समय निर्धारित है, ना आपके भोजन का समय निर्धारित है, ना आपके सोने का समय निर्धारित है। तो जब अस्त व्यस्त दिनचर्या होगी, जब बाहरी तत्व सारे अस्त व्यस्त होंगे, तो जरा सोचिए, मन तो चंचल है, उसे तो मौका चाहिए, फिर वह कैसे स्थिर हो सकता है। तो हमने तनाव के मूल कारणों में जो कुछ भी जाना, उन सभी कारणों में आप लोगों ने समझा कि एक तो है व्यक्तिगत कारण, एक है पारिवारिक कारण, एक है सामाजिक कारण और एक है अस्त व्यस्त जीवन शैली। तो निश्चित रूप से जब आपको कारण का पता चल गया तो गौतम बुद्ध कहते भी हैं कि आप हर दुख का अगर कोई कारण है तो उस दुख का निवारण भी सुनिश्चित है। तब ऐसी स्थिति में वास्तव में तनाव से मुक्त रहने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। तो तनाव से मुक्त रहने का जो सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना, वो लक्ष्य थोड़े सीमित रहें। यहाँ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यह लक्ष्य से आशय यह नहीं है कि आपने एमपीपीएससी का लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य को थोड़ा छोटा बनाइए। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये कि जब आप प्रतिदिन अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो बहुत छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। आप ये कोशिश मत करिएगा कि किसी एक विषय को आज आपने लक्ष्य बना लिया ऐसा कि मुझे आज 6 घंटे में यह विषय पूरी तरह से समाप्त करना है। ऐसे लक्ष्य मत बनाइए। आप उस हिसाब से लक्ष्य बनाइए जो वास्तव में समय के अनुकूल हो। आप सभी जानते हैं कि वास्तव में एक दिन यानी 24 आवर, तो 24 आवर में अगर आप स्टडी जो है वो कितने आवर कर सकते हैं। अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप 6 घंटे के आसपास पढ़ सकते हैं। लेकिन आप विशुद्ध विद्यार्थी हैं, सिर्फ विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हो सकता है आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप पढ़ते होंगे। तो आप उस समय के अनुसार अपने लक्ष्य बनाइए। इससे आप कहेंगे कि सर इससे प्रभाव क्या पड़ता है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब आप अपने लक्ष्य अचीव करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं ना, तो आपके भीतर ना एक ऊर्जा का आह्वान होता है। आपको लगने लगता है कि वास्तव में मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। तो आपके भीतर हैप्पीनेस आएगी, आपके भीतर एक प्रसन्नता आएगी, अच्छे अच्छे हार्मोन आपके भीतर स्त्रावित होने लगेंगे और आप बेहतर फील करेंगे और मन शांत रहेगा। और मन अगर शांत रहेगा तो आपने जो छोटा सा लक्ष्य निर्धारित किया था, अगले दिन वह लक्ष्य थोड़ा बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा और धीरे धीरे आप अपने जो मूल लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकेंगे। बहुत ज्यादा दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य उतने ही बनाएं जितने आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वह है कि आप परिणाम के बजाय कर्म पर फोकस करें। आपने श्रीमद् भगवद गीता, आपने रामचरितमानस, आपने संत रविदास, अपने विद्यार्थी जीवन में हम सबके बारे में पढ़ते हैं, जो कि एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में तो ये जो नाम मैंने लिए वो सभी उपस्थित भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता में तो स्पष्ट कहा जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से हमारे हाथ में करने के लिए सिर्फ कर्म है, तो हम उसके बारे में सोचें जो हमारे हाथ में करने का है। अब जो हमारे हाथ का विषय ही नहीं है उसके बारे में सोच सोच करके अपना समय क्यों खराब करना। जिस दिन आपका कर्म सार्थक हो गया, परिणाम आपको मिल जाएगा। यदि आपको परिणाम नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से कर्म में किसी न किसी प्रकार की कोई कमी रह गई, उसमें सुधार कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा संत रविदास ने भी करा, क्या कहा कि धर्म हेतु ही कीजिए 100 बरस लो काज, रविदास कर्म ही धर्म है, फल में नहीं अधिकार। कि वास्तव में कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम अपना कर्म शांत चित्त होकर निष्काम भाव से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको परिणाम की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आप ऐसा मान सकते हैं कि परीक्षा की अवधि के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लक्ष्य आप बनाते हैं उस दौरान आप स्वयं को पुरस्कृत भी करें।
छोटा सा लक्ष्य आपने आज सुबह निर्धारित किया था, या मैं कहूँ एक दिन पहले सोने से पहले आप लोगों ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि कल सुबह उठकर मुझे ये टारगेट अचीव करना है, और सपोज आपने वो टारगेट अचीव कर लिया, तो स्वयं को भी पुरस्कृत करें। जरूरी नहीं है पुरस्कार की प्रणाली किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा की जाए। अच्छा, स्वयं को पुरस्कृत कैसे किया जा सकता है भाई? अगर आप खाने पीने के शौकीन है तो कुछ अच्छा खा लीजिए। आप अगर गाने सुनने के या म्यूजिक के शौकीन है तो कुछ अच्छा सुन लीजिए। आपको लगता है कि मुझे जो है दोस्तों के साथ में समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो कर लीजिए। पर कब कीजिएगा? जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें और लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो मैंने कहा ना, सबसे पहला प्रोसीजर है छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए जिनको प्राप्त किया जा सके, और फिर उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कीजिए। फिर लक्ष्य पर फोकस छोड़िए और फिर आप फोकस कीजिए कर्म पर। भाई मैंने जो निर्धारित किया था कि मुझे आज यह विषय समाप्त करना है, तो आप अपने पढ़ने पर फोकस कीजिए, और जब लगता है कि मैंने आज का लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो स्वयं को पुरस्कृत कीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। जरूरी नहीं है कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन आप किसी बाहरी तत्व से लें। मोटिवेट अगर खुद से रहेंगे तो लंबे समय तक मोटिवेट रहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह मानव का शरीर है। भाई ब्रेक तो मशीन भी मांग लेती है। परीक्षा के दौरान छोटा छोटा ब्रेक अवश्य लें। आप जहां भी पढ़ते हैं, क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं, घर पर बैठकर पढ़ते हैं, या लाइब्रेरी का जो प्रचलन चल रहा है आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं, उस दौरान हम तय कीजिए कि बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेते चलिएगा। विद्यार्थी जीवन में यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सपोज अगर आपने मान लीजिए 2 घंटे का प्लानर सेट किया है, तो आप प्रयास कीजिएगा कि 2 घंटे के बजाय वह प्लानर लगभग 10 मिनट कम हो जाए, और 10 मिनट अपने आप को थोड़ा दीजिए। एक बार मन की मशीन, दिमाग की मशीन, चित्त की मशीन, उसको ठंडा रखने का आप जो है प्रयास रखें, ताकि उससे, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर आपका मन अशांत रहा तो कहीं ना कहीं आप वो पाने के जो हकदार हैं उस वस्तु को, उस लक्ष्य को आप खो देंगे। इसलिए शांत चित्त रखना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं कहूं कि केवल धर्म ग्रंथों ने ही नहीं, अपितु बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक ने भी यही बताया है कि परीक्षा के दौरान जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने मन को शांत रखें, बीच बीच में हल्का सा ब्रेक लें। जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं वो ऐसे होना चाहिए कि जिन्हें आप प्राप्त कर सकें। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें। इसके अतिरिक्त और क्या उपाय हो सकते हैं? इसके अतिरिक्त योग, मेडिटेशन और कहीं ना कहीं शारीरिक अभ्यास अगर आप करते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं। अच्छा, योग, मेडिटेशन और शारीरिक अभ्यास यानी योगाभ्यास को मैंने यहाँ बाद में इसलिए रखा है क्योंकि कई सारे विद्यार्थी योग, मेडिटेशन और कहीं ना कहीं अभ्यास में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, या विश्वास रखते हैं तो करने की हिम्मत नहीं होती। तो अचानक से तो लाइफ स्टाइल नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ कोशिश कीजिएगा। योग और मेडिटेशन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उस दौरान आपका मन, आपका मस्तिष्क शांत रहता है, और शांत मन इस बात का संकेत देता है कि यह दिमाग भविष्य में एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। इसके अतिरिक्त हमेशा याद रखें कि भोजन जो हो वो पौष्टिक रहे, पौष्टिक भोजन ग्रहण किया जाए, क्योंकि जैसा आपका अन्न होगा और वैसा आपका मन होगा। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। आपने देखा होगा, एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, सात्विक भोजन। हमारे शरीर में प्रकृति प्रदत्त 3 गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, और अगर मैं बात करूं, रजोगुण है, तमोगुण है और सतोगुण है, और तीनों गुणों का अपना अपना महत्व होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपके अंतःकरण में तमोगुण विकसित हो गया तो आपके शरीर में आलस्य और प्रमाद बना रहेगा। अगर आपके मन में, आपके शरीर में रजोगुण जागृत हो गया तो कहीं ना कहीं मन में चंचलता बनी रहेगी। और अगर आपके मन में, आपके शरीर में अगर सतोगुण जागृत हो गया तो मन में ठहराव होगा। और ये जागृत होना और गुणों का सुषुप्त होना सब कुछ निर्भर करता है भोजन पर। आप कोशिश कीजिएगा कि परीक्षा की अवधि के दौरान हल्का भोजन लें, पानी की कमी ना हो, और प्रयास कीजिए कि फल का सेवन भी पर्याप्त मात्रा में करते रहें। भारी या गरिष्ठ भोजन खाने से बचिएगा। मैं इस समय बस यही कहना चाहूंगा कि आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि माता, पिता, बड़े भाई और बहन आपके पास हो, आप अकेले हैं। और आप हमेशा याद रखिएगा, आप भी अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानिए। आप कम से कम अपने आप को तो महत्व दीजिए। अगर आपने अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रखा
और ऐसे में परीक्षा पास कर भी ली और आप अगर बीमारियों को प्राप्त कर गए तो परीक्षा पास करने का अर्थ भी क्या रह जाएगा। तो जरूरी है कि जैसा खाएंगे अन्न और वैसा रहेगा मन। तो पूरी कोशिश करिएगा कि पौष्टिक भोजन यहाँ पर आप प्रयोग करें, ग्रहण करें। और इसके अतिरिक्त आप सभी जानते हैं, कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं। हमेशा प्रयास करें कि सकारात्मक रहें। अच्छा, सकारात्मक रहना उतना आसान काम नहीं है कि बी पॉजिटिव कहना बहुत आसान है, लेकिन होना उतना आसान नहीं है। तो हुआ कैसे जा सकता है? तो सकारात्मक रहने का सीधा सीधा सा फंडा है, ऐसे लोगों से मिलना छोड़ दें जिनके चेहरे पर आपने कभी मुस्कुराहट भी नहीं देखी। ये लोग पैदाइशी, मैं अगर बात करूं, ये लोग पैदाइशी इस प्रवृत्ति के होते हैं कि जीवन में ईश्वर इनको किसी भी प्रकार का सुख दे दे, ये ना तो कभी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और सदैव इनके अंतःकरण में नकारात्मकता ही रहती है। हमेशा कोशिश करें एक पॉजिटिव वातावरण में आप रहें, अच्छे मित्रों के से आप मिलें और ऊर्जावान सहयोगियों के जो है आप उनका मार्गदर्शन लें। और निश्चित रूप से अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो जीवन में आपको बदलाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त और जो उपाय हो सकते हैं उनमें यह है कि भाई तनाव से अगर मुक्त रहना है तो जब लगे कि हम लगातार काम करते करते 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, मेहनत अपने चरम पर चल रही है और स्ट्रेस या मैं कहूं कि तनाव का या मैं कहूं प्रेशर का, दबाव का, मन में अशांति का लेवल जब बढ़ने लग जाए तो ऐसे किताब लेकर बैठने का मतलब भी क्या है। आप जब पुस्तक लेकर बैठे हुए हैं और आपका मन, यानी आपको पता है किताब को जरूरत आपके मस्तिष्क की है, आपके शरीर की नहीं है। और अब मान के चलिए आपकी आंखों के सामने कोई पुस्तक रखी है और उस दौरान आपके दिमाग में चल कुछ और ही रहा है, तो इससे ज्यादा बेहतर है उस किताब को थोड़ा विराम दीजिएगा और अपनी रुचियों में अपना समय व्यतीत करें। अगर ऐसा आप करते हैं ना तो इससे निश्चित रूप से आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी। हाँ, हमेशा याद रखिएगा, आपको मन के हिसाब से नहीं चलना है, मन को अपने हिसाब से चलाना है। बस यही है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, आप अपनी बुद्धि का ध्यान रखें, अत्यधिक तनाव ना लें। और सबसे ज्यादा जरूरी, आप सभी जानते हैं, मैं जितने भी विद्यार्थियों से मिला हूं अभी उत्कर्ष के सभी मैं अगर बात करूं, जितने विद्यार्थी अभी ऑफलाइन सेंटर पर लगातार आते जाते रहते हैं, टेस्ट सीरीज देने आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से जिनसे बातचीत रहती है, तो मैंने देखा कि विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और 2022 के अंतिम रूप से परिणाम आने के बाद से विद्यार्थियों में ऊर्जा का प्रवाह का स्तर बढ़ गया है। तब मैंने देखा कि विद्यार्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं। और विद्यार्थी की एक बहुत बड़ी कमी दिखी कि विद्यार्थी को अपने अलावा बाकी सब पर विश्वास है। विद्यार्थी अपने सीनियर से पूछ लेगा, अपने भाई से पूछ लेगा, अपने गुरुजनों से पूछ लेगा, लेकिन विद्यार्थी को अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं है। तो विद्यार्थी को अगर तनाव से मुक्त रहना है तो सबसे ज्यादा जो जरूरी पॉइंट है वह है स्वयं पर तथा अपनी मेहनत पर विश्वास करना। आपने देखा होगा, प्रकृति का एक नियम है कि आप जब भी कभी एक बीज धरती में बोते हैं तो आपको फसल के रूप में मिलता है। तो जरा इस बात को समझिएगा कि हमारी मेहनत को ईश्वर कैसे रख सकता है। ईश्वर कभी किसी का उधार नहीं रखता। अगर वास्तव में आपने मेहनत की है तो आपको प्रकृति, आपको ईश्वर, आप जिसमें भी विश्वास रखते हैं, आपको लौट कर जरूर मिलेगी। आप ईश्वर में विश्वास रखें, आप प्रकृति में विश्वास रखें, और अगर आप अनीश्वरवादी हैं तो अपने कर्म में विश्वास रखें। आपने जो बोया है वो काटोगे जरूर, ये तय है। अगर आपने मेहनत बोई है तो सफलता काटोगे, और आपने आलस्य बोया है तो असफलता काटोगे। तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा अभी आपको जो भी कुछ बताया गया वो आपके मन को शांत रखने में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और साथ ही साथ आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है कि उत्कर्ष पर इस समय पर आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई को, आप सभी के अध्ययन को गति देने के लिए इस समय चल रहा है तिरंगा ऑफर। यानी कि देश के इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें सभी की भागीदारी हो। तो साथ ही साथ हम यह जानते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थियों की भागीदारी अहम हो जाती है। तो आप सभी के लिए उत्कर्ष लेकर आया तिरंगा ऑफर, जिसमें 28 जनवरी तक आप सभी अभ्यर्थियों को मिल रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे, स्पेशली एमपीपीएससी तो है ही, 90% तक का डिस्काउंट, और साथ ही साथ में 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और अगर आप अपने वैलिडिटी को एक्सटेंड करते हैं, कोर्स की वैलिडिटी को बढ़ाते हैं, तो 10% तक का आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। तो उत्कर्ष ऐप पर जाइए और तैयारी कीजिए। और हाँ, अपने मन को शांत जरूर रखिए, क्योंकि कवि ने एक और बात कही है कि चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि चिंता ऐसी डांकनी जो काट कलेजा खाए
और वैद्य बेचारा क्या करे और कहाँ तक दवा लगाए। धन्यवाद।